अब ट्रंप की धमकियां काम नहीं की, ईरान नहीं माना, जेडी वेंस बार बार तैयारी की तरफ देखते रहे, वो वहां से फ्लाई नहीं कर सके, पाकिस्तानी बार बार रनवेज की तरफ देखते रहे कि अमेरिकन आएंगे, ईरानी आएंगे, वो आए नहीं। और ये उन दोनों का फैसला है, यानी ईरान ने ना आने का फैसला किया और ईरानी अगर नहीं आते तो अमेरिकन के आने का फायदा नहीं है, उन्होंने भी ना आने का फैसला किया। तो पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब ईरान ने एक और बात की है कि जो बंदरगाहों का मुहासरा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, ये जंग के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा इसको जंग ही समझते हैं जो आपने हमारी बंदरगाहों के गिर्द एक मुहासरा कायम किया हुआ है, ये एक तरह की जंग है और ये जंग के मुतरादिफ है। अब इसका ईरान क्या जवाब देता है? देखिए, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम आने वाले दिनों में पैदा होगा। जैसे जैसे खित्ते के मुमालिक में तेल की गैस की किल्लत पैदा होगी तब अमेरिका का इम्तिहान बढ़ेगा। अमेरिका ने जिस जगह पे ब्लॉकेज लगाया हुआ है ये पाकिस्तान से ओमान के बॉर्डर के बीच में समुद्र का एक इलाका है जहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, वो मैं आपको भी आगे जाके दिखा देता हूं। लेकिन अब ये देखें कि क्या अमेरिका इस मुहासरे में चीन के जहाजों को रोक पाएगा? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया और बहुत सारे बड़े मुमालिक हैं जिनका ऑयल और गैस यहां से जाता है। अब ईरान जो है वो मलबा बड़े आराम से डाल देगा अमेरिका पर कि जनाब हम तो एक सिस्टम के तहत कह रहे हैं यहां से जो आपने लेकर जाना है ले जाए, लेकिन अमेरिका ब्लॉकेज कर रहा है, वो रोक रहा है, तो आप जाने और अमेरिका जाने। आप अमेरिका को बोलेंगे वो रास्ता दे, तो चाइना ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ थोड़े से सख्त स्टेटमेंट देगा, जैसा कि उसके स्टेटमेंट आजकल आप देख भी रहे हैं। बीबीसी ने इसको पहली मर्तबा ऐसे रिपोर्ट किया है कि जैसे ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। देखिए, पहले ये रिपोर्ट ऐसे होता था कि ट्रंप ने ईरान को मजीद मोहलत दे दी, लेकिन अब ये इस तरह रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। पूरे दुनिया के मीडिया में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत जो है वो मट्टी में मिल रही है। ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो खास तौर पे अमेरिका की अंदरूनी सूरत हाल से बहुत ठीक ठाक बाखबर है। उसे आइडिया है कि जितना ज्यादा ईरान इस मामले को ताखीर का शिकार करेगा ट्रंप पे उतना दबाव बढ़ेगा और उतनी बेहतर डील करने की पोजीशन में ईरान आ जाएगा। अब जितना अरसा ये जंगबंदी रही है उतना अरसा ईरान ने और अमेरिका ने क्या क्या किया, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी तैयारियां और अहदाफ चुन लिए हैं। ईरानी जो मीडिया है और जो उनके सोर्सेज है वो ये दावा करते हैं कि वो वाकई उंगली बटन के ऊपर रखकर बैठे हैं और उनकी तैयारी बहुत ठीक ठाक है। अगर दोबारा अटैक हुआ तो वो बहुत शदीद हमला करेंगे और हैरान करेंगे अपने दुश्मन को। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है। अमेरिका का एक इदारा है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उसके तजिए के मुताबिक 7 हफ्तों की जंग में अमेरिका ने अपने जो स्ट्राइक मिसाइल है उनके जखीरे का कम से कम 45% इस्तेमाल कर लिया है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले थर्ड मिसाइलों के जखीरे का कम से कम 50% इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पैट्रियट फिजाई दिफाई इंटरसेप्टर मिसाइल जो है उनका भी तकरीबन 50% इस्तेमाल कर लिया है। यानी अगर दोबारा ईरान के साथ लड़ाई होती है तो अमेरिका के पास जखायर बहुत कम है मिसाइलों के, उस तरह नहीं है जैसे माजी में अमेरिका के पास होते थे। अच्छा, अगर अमेरिका दोबारा ये मिसाइल हासिल करना चाहे, लगभग आधे मिसाइल अमेरिका के चल गए, अगर यही मिसाइल अमेरिका दोबारा हासिल करना चाहे तो उसको 3 से 5 साल का अरसा दरकार है। अगर वो बड़ी अच्छी रफ्तार से बनाए तो 3 साल, वरना नॉर्मली ये 5 साल में इतने मिसाइल अमेरिका तैयार करता है। और ये एक अमेरिकन इदारे की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। बैन अल-अक़वामी सतह पे ये रिपोर्ट जो है वो काफी हद तक पब्लिक हो चुकी है। अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ाया और अपने फौजियों की जहाजों की तादाद को बढ़ाया, लेकिन क्या इससे अमेरिका ज्यादा बड़ी तबाही फैलाएगा? तो बात तो सही है कि जितने ज्यादा हथियार होंगे अमेरिका की तबाही फैलाने की सलाहियत उतनी बढ़ेगी। लेकिन एक दूसरी बात भी है, जितनी ज्यादा अमेरिका की इस खित्ते में मौजूदगी होगी ईरान के लिए टारगेट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। यानी जितने फौजी होंगे, जितने हथियार होंगे, जितने अड्डे होंगे अमेरिका के, ईरान उतने ही ज्यादा जवाबी हमले कर सकेगा और उतनी ज्यादा तबाही फैला सकेगा। ये भी एक हकीकत है, इससे भागा नहीं जा सकता। अच्छा, जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने इत्तेहादियों से शानदार सफारतकारी की है और मजीद सपोर्ट आलमी सतह पे हासिल की है। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप आलमी लेवल के ऊपर अपने इत्तेहादियों को मनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, अपने पुराने इत्तेहादियों को इकट्ठा नहीं कर पाए। अरब ममालिक में एक बदएतमादी पैदा हुई है कि अमेरिका क्या इनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और वो दीगर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। डॉलर की किल्लत भी हो रही है। यूएई की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने अमेरिका से ये कहा कि हम दीगर करेंसियों में नहीं तो फिर काम करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो डॉलर की एक किल्लत है वहां पे और अरब ममालिक को बड़े मिसाइल का सामना है, वहां से लोगों ने पैसा निकाला भी है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर ईरान, एक और चीज है और एक सवाल है मेरा कि अगर ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में एक नया चैनल खुल जाता है, उनमें आपस में बातचीत होती है, जो आबनाए हुर्मत समेत दीगर मामला के ऊपर टेबल पे बैठ जाते हैं, तो अमेरिका का पत्ता तो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। देखिए ना, बरतानिया ने इस बीच में एक इत्तेहाद कायम करने की बात की थी जिसमें यूरोपीय ममालिक के अलावा खलीजी ममालिक और दीगर कुछ ममालिक मिलाकर लगभग 50 ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये इत्तेहाद अमेरिका की मदद और शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मत समेत दीगर मामला के ऊपर ईरान के साथ मामला करने का सोच रहा
रहा था, अगर अमेरिका के बगैर दुनिया यहाँ पे अमन अचीव कर लेती है तो अमेरिका एक ऐसी पार्टी बन जाएगा जैसे सारे कहेंगे जी आप लड़ाई बंद करें, हम खुद संभाल लेंगे। तो ये अमेरिका की चुनौती के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फर्ज करें ना, ईरान इन ममालिक से बराह रास्त बात करता है, चाइना के जरिए से, पाकिस्तान और तुर्की की मदद से, या दीगर और ममालिक, मिस्र है, बहुत सारे और ममालिक है, उनकी मदद से मामला तय कर लेता है। तो अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी बर्तरी के बावजूद हर मैदान में ये जंग हार जाएंगे। ईरान ने मादी की निस्बत इस मरतबा अरब ममालिक के हवाले से सख्त मौक़िफ़ लिया और जो वार्निंग जारी की मैंने आपको पहले बता दी कि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक ने अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल होने दी तो हम डायरेक्ट उनकी ऑयल की जो तनसीबात है उनके ऊपर ही अटैक करेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ढिंढोरा पीटा जाता है और बार बार कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी बड़ी बात मानता है। देखिए, मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने पर मजबूर है क्योंकि यहाँ पे एक जालिम रजीम है जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करके, मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती आकर बैठा हुआ है। एक ऐसे फील्ड मार्शल है जिन्होंने एक्सटेंशन दी हुई है और इस्तिस्ना लिया हुआ है और एक जाली हुकूमत उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई। अब ये लोग मिलकर अमेरिकी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं और जो वो कहता है ये वो कहते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ये करते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ वादे करके इलेक्शन से पहले ही जिनेवा निकल गए अपने इलाज के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कह रहे थे आपको अस्पताल दूंगा, आपको इलाज दूंगा, आपको तालीम दूंगा, और खुद अपने इलाज के लिए मियां साहब इलेक्शन में वोटिंग से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान से निकलकर जिनेवा चले गए। इतलात के मुताबिक कुछ जराए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनेवा सिर्फ इलाज के लिए नहीं गए, अभी उन्हें कुछ और लोग भी आकर ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान से जाएंगे और जाकर ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी खबर की तस्दीक हो जाएगी। जो इतला आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान से कुछ और लोग जाएंगे, जाके नवाज शरीफ को ज्वाइन करेंगे अपने इलाज के लिए। ये अभी तक खानदान कब से इक़्तिदार में, देखें, नवाज शरीफ एक्साइज मिनिस्टर, वजीर खजाना, फिर नवाज शरीफ जो है वजीर आला, फिर नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम, 3 मरतबा शहबाज शरीफ वजीर आला, हमजा शहबाज 1 मरतबा वजीर आला, शहबाज शरीफ 2 मरतबा वजीर आजम, फिर हमजा शहबाज के बाद मरियम नवाज वजीर आला। इस खानदान ने इक़्तिदार के इतने लोशे और इतने मजे लिए हैं, लेकिन ये खानदान पिछली 4-5 दिहाइयों से इक़्तिदार में होने के बावजूद आज तक एक अस्पताल नहीं बना सका जिसमें इस खानदान का इलाज हो। आज भी इनको इलाज करवाने के लिए ये बाकायदा खबर जारी करते हैं कि इलाज करवाने के लिए यूरोप निकल गए, तो आज भी इलाज के लिए यूरोप जा रहे हैं। तो ये इनके ऊपर बोझ है। एक आम पाकिस्तानी जिसके पास पैसा है, अगर वो अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता है, आप उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते। वजह यह है कि उसको लगता है पाकिस्तान में वो फैसिलिटी नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर है वो जाए, जाकर अपना इलाज करवाए, अपने पैसों से जा रहा है ना। लेकिन ये हुक्मरान जो 40 साल 50 साल से यहाँ पे हुक्मरान है, ये अपना इलाज जाकर बाहर से करवाए तो इनका गिरबान आप पकड़ सकते हैं। इसलिए कि जनाब आपने पाकिस्तान में क्या सेहत का निजाम कर दिया कि आपको अपने इलाज के लिए बाहर जा, फर्ज करें ना, जर्मनी का एक बड़ा सियासतदान उठे और वो इलाज करवाने के लिए फ्रांस चला जाए या किसी और मुल्क में चला जाए, तो वो अपनी तौहीन और बेइज्जती समझेंगे। चीन का सदर उठे और कहे जी मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूं अमेरिका, तो ये वो अपनी बेइज्जती समझेंगे। ये गलत बात है। दुनिया के अंदर ऐसे नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये होता है और हमने बार बार ये होता हुआ देखा है। बहरहाल मियां साहब निकल गए। मियां साहब के साथ हुई बहुत बुरी। मियां साहब अपने पूरे सियासी करियर में जो बनना चाहते थे, इमरान खान साहब एक छलांग मार के वो बन गए। हालांकि मियां साहब को बार बार ये बनने का मौका मिला कि पाकिस्तान में उनका तोती बोलता हो, हर आदमी उनसे प्यार करता हो, नौजवान नस्ल उनके लिए पागल हो और लोग उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाए। मियां साहब को बार बार इस बात के लिए मौका मिला, उन्हें ये लड़ाई प्लेट में रखकर मिली, लेकिन मियां साहब ने इस लड़ाई को एक मरतबा भी नहीं लड़ा, बल्कि हर मरतबा वो पीठ दिखाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए। और अब लोगों से शिकवा करते हैं कि मुझे भागना क्यों पड़ा। यानी आप लोगों से शिकवा, इमरान खान ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो अपना वादा पूरा कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त अडियाला जेल में बंद है, उन्होंने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आज दिया है और उस स्टेटमेंट के पीछे कुछ मुहर्रिकात भी हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि अडियाला जेल के अंदर जो अदालत का नक्शा है उसको पूरे को तब्दील कर दिया गया है। मीडिया के लिए अलग किस्म के इंतजाम किए गए हैं, इमरान खान साहब के लिए अलग किस्म के इंतजाम किए गए हैं। जो सहाफी अडियाला जेल में गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने पिछली समात पे कुछ बातें की थी, वो जो बातें उन्होंने की उसके बाद बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि उसका रद्द अमल आया है और अदालत के अंदर चीजें बहुत तेजी से तब्दील हुई हैं। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि मीडिया के SOPs भी बदल दिए गए हैं। अडियाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारें जिनकी ऊंचाई 9 फुट है वो कर दी गई। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs का हुक्मनामा चिपका दिया गया है। SOPs के मुताबिक मीडिया इमरान खान से और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेगा। SOPs के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल दाखिले पर पाबंदी होगी।
मीडिया बॉक्स में कैमरा भी नस्ब कर दिया गया है। ये जी हुआ है अडयाला जेल में। इससे पहले जो लोग इमरान खान साहब को मिलने के लिए गए थे, कल उन्होंने रिपोर्ट किया था कि वहां पर भी शीशे लग गए हैं, कुछ बल्ब ऐसा लग गया जिसमें उनको शक है कि इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होती है, कुछ खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। तो इस तरह की चीजें वहां से रिपोर्ट हो रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से ज्यादा रोला पड़ा हुआ था, पाकिस्तान के अंदर से भी जो साथी हैं वो रोला डाल रहे थे कि इमरान खान साहब डील कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे थे घुटनों के बल बैठ गए, ये है वो है। तो दूसरी तरफ ये बनाते रहे कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद सख्ती की जा रही है। इस पे इमरान खान साहब का रद्द अमल ना ऑब्वियस था, क्योंकि जो भी इमरान खान को जानता है उसको आइडिया है कि वो ऐसी चीजों के ऊपर रद्द अमल देते हैं और वो किसी भी अग्रेसिव अप्रोच को काउंटर अग्रेशन के साथ उसके ऊपर आते हैं वापस। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि इमरान खान ने कहा कि यहाँ जंगल का कानून है, भावल नगर में ताकतवर ने फेंटी भी लगाई और माफी भी मंगवाई। अडयाला जेल में मीडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बनवा दी गई हैं। भावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटी लगाई गई। उसके बाद वायसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। उन्होंने कहा कि ताकतवर ने फेंटी भी लगाई और माफी भी मंगवाई। ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं, और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दी जाती है। मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है, और भावल नगर वाकया से ये साबित हो गया है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना जमहूरियत की। कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की लहर आएगी, तनख्वाहदार और गरीब आदमी मारा जाएगा, सरमायाकारी ना आने से कर्ज और गुर्बत बढ़ेगी। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की है। भावल नगर वाकया बताता है कि मुल्क के हालात क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेरी जौजा को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस है। अगर मेरी बीवी बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, और भी बड़ी सख्त बातें उन्होंने इमरान खान साहब ने की है, लेकिन क्योंकि मैंने एहतियात भी करनी है नाज़रीन, और वो सारी बातें करने के बाद जो है फिर बंदा बात ही ना कर सके। पाकिस्तान में तो ये हालात है। लेकिन ये है कि एक्सप्रेस न्यूज ने इसको छापा है, वहां से पढ़ के मैंने पूरी खबर आपको सुनाई है। कुछ और जगहों पे इससे थोड़ा आगे निकल गए हैं, कुछ पीछे निकल गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के ऊपर इल्जाम लगाया है और फौजी क़यादत के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इमरान खान साहब ने साफ कहा कि मेरी अहलिया पहले बीमार नहीं हुई कभी, इतने सालों से मेरी उनके साथ शादी है, ये अभी गुज़िश्ता 4 हफ्तों से बीमार हो रही है और उनका प्रॉपर चेकअप भी नहीं करवाया जा रहा। जो टेस्ट रिकमेंडेड है वो नहीं करवाए जा रहे। ये तो ये इमरान खान साहब ने कहा। बैरिस्टर गौर ने भी यही लाइन टो की बाहर आके, उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है। रावलपिंडी में उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने यही बताया कि जंगल का कानून है और नए शीशे लगवाए गए हैं, दीवारें ऊंची करवाई गई हैं, शेड्स लगवाए गए हैं, दरवाजों को ताले लगे थे और मीडिया को एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा था। जिस तरह कल हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई वो भी एक अजीब चीज है। तो ये अलकादर वाले केस के अंदर गए हुए थे सारे, तो सिचुएशन आपके सामने है कि अगर डील हो रही हो किसी की तो फिर ये चीजें नहीं होती। डील हो रही हो तो फिर प्लेटलेट्स नीचे जाते हैं, बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब गए थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब एक नए बयानिए के साथ मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। उसके ऊपर मैंने पूरा अपने एक सोर्स से बात करके प्रॉपर एक वीलॉग रिकॉर्ड किया है, वो आपको बहुत जल्द मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है और मैं सिर्फ एक दो चीजें कंफर्म कर लूं, फिर वो वीलॉग हम आपके लिए पेश कर देंगे। उसमें वो सारी कहानी है जो मियां साहब ने अपने लोगों के साथ मिलकर तय किया और क्यों वो ये नया बयानिया बना रहे हैं और उसको इमरान खान कैसे काउंटर करेगा ये भी मैंने वहां से चेक करवाया है। तो इमरान खान ने भी उसमें अपनी एक हिकमत अमली बनाई हुई है। वो सारा वीलॉग आपको थोड़ी देर में ये वीलॉग आप सुनेंगे शायद इसके बाद या अगले वीलॉग के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट एक और मिल गई है और नवाज शरीफ साहब जैसे जैसे दबाव बढ़ाते हैं उन्हें वैसे वैसे इंसाफ मिलता है। वैसे इनको तो एयरपोर्ट पे भी इंसाफ मिलता है, पाकिस्तान के बाहर होते हैं वहां भी मिलता है, घर के अंदर होते हैं वहां भी इंसाफ मिलता है। तो इंसाफ के लिए इनको तो कोई चक्कर चुक्कर लगाने नहीं पड़ते। तो मियां साहब को जो इंसाफ मिला है वो ये मिला है कि 3 लोगों के ऊपर केस था कि इन्होंने तोशाखाना में से गाड़ियां निकलवाई हैं। तोशाखाना का ये कानून कहता है कि कोई भी चीज आप तोशाखाना से ले सकते हैं, गाड़ी आप तोशाखाना से नहीं ले सकते। वो आपको तोशाखाना में जमा करवानी होती है, फिर आप उस गाड़ी को वापस तोशाखाना से नहीं खरीद सकते।